एवरीवन, इस बार हमने सोचा है कि हम अल्टरनेट डेज में 11th और 12th क्लास लेंगे। तो आज का 12th क्लास हम लेने वाले हैं आज से। तो आपको पता ही है कि 12th का जो सिलेबस है उसमें जो पहला चैप्टर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझने के लिए हमें पहले इसका रिव्यू देखना होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमें क्यों पढ़ना पड़ता है, और दूसरी बात है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सब यूनिट्स कितने हैं और उन्हें हम स्टेप बाय स्टेप एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में कैसे याद रख सकते हैं ताकि एग्जाम के दौरान हमारे अंदर क्वेश्चंस की ओवरलैपिंग ना हो जाए। अक्सर हम क्वेश्चन भूल जाते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और ओवरलैपिंग की वजह से हमें फिर एक क्वेश्चन का कुछ पोर्शन भूल जाते हैं, कुछ दूसरा क्वेश्चन का कुछ पोर्शन भूल जाते हैं। तो एक हायरार्की के हिसाब से एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में कैसे हम सब यूनिट्स को याद रख सकते हैं और सब यूनिट्स में जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं उन्हें कैसे स्टडी कर सकते हैं ताकि हमें एक ऑर्गेनाइज्ड और रेगुलर मैनर में क्वेश्चंस को सॉल्व करना आएगा और इसके पूरी तरह से इसकी कंप्रहेंसिव बेस्ड अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर जो है हमें क्यों पढ़ना पड़ता है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम इस चैप्टर को लेकर क्या हासिल कर सकते हैं। ये पूरा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इसमें सब यूनिट्स हैं, उस सब यूनिट्स का सिलेबस हम देख लेंगे और ऊपर सुपरफिशियली ऊपर से हम देख लेंगे कि कौन सा पोर्शन क्यों हमें पढ़ना पड़ता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अब इस तरह से याद रखें कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर है इसका मदा और मकसद है सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करना। इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करने के लिए हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना पड़ता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें सिखाया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हासिल कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो वो कितना है और कौन सी बॉडी कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी उसका मेजरमेंट सिखाती है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मेजर जो क्रक्स है जिसको हम बोल सकते हैं, थीम है जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना पड़ता है। दूसरा स्टेप, जैसे आप बोलते हैं 11th में, वो जो मैकेनिकल एनर्जी है वो इक्वल टू है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये अक्सर हम मैकेनिकल एनर्जी पता है। इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है वो बनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की। 11th में हम मैकेनिकल एनर्जी पढ़ते हैं, मैकेनिकल एनर्जी बनी होती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी भी एनर्जी है, ये बनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की। यहाँ काइनेटिक एनर्जी होती है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी होती है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होता है। यहाँ पे हम पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी अलग, फिर पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं अलग। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे अलग फॉर्मूलाज हैं, इसको सॉल्व करने के लिए अलग फॉर्मूलाज हैं। यहाँ भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को अलग पढ़ना पड़ता है, फिर मैग्नेटिक फील्ड को अलग पढ़ना पड़ता है, फिर जाके ऐड करके हमें मैग्नेटिक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बन के हमें मिलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। बस। तो ये चैप्टर हमें इतना ही सिखाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं अब, और इसके लिए हमें किस किस सब यूनिट के थ्रू गुजरना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बाद में हम इस पॉइंट पे जाएंगे कि ये चार्जेस जो स्टेशनरी होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। ये इसके बाद जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट लेंगे तब जाके हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपके पास पहले जो पोर्शन है सब यूनिट से वो क्या है, एक है आपको चार्ज के बारे में पढ़ना है, चार्ज और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में आपके पास आ जाएंगे। इसके बहुत सारी प्रॉपर्टी है, मैं मेजर प्रॉपर्टी लिखूंगा जैसे क्वांटाइजेशन है, कंजर्वेशन है, इनवेरियंस है। प्रॉपर्टीज के बारे में, चार्जेस के दरमियान फिर फोर्स होता है, आपका आता है कूलम्स लॉ। इसका आते हैं दो वेक्टर फॉर्म और स्केलर फॉर्म। अब यहां पे वेक्टर फॉर्म और स्केलर फॉर्म, इसके वेक्टर फॉर्म में आते हैं हमें पुशन वेक्टर फॉर्म या उसी को हम स्केलर फॉर्म भी कहते हैं, वेक्टर फॉर्म भी कहते हैं, पुशन वेक्टर फॉर्म। यहां मैं एक बात कहता चलूं, 11th में जो ग्रेविटेशन है, बिल्कुल अगर आपको अच्छी तरह से ग्रेविटेशन समझ आई है तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बिल्कुल सही से समझ आने वाली है, क्योंकि वहां सिर्फ फर्क है, वहां जो भी फोर्स है
वो मास डिपेंडेंट है, और यहां जिस फोर्स की हम बात करेंगे वो चार्ज डिपेंडेंट है। सिर्फ ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो डिफरेंस है वो मास इज रिप्लेस्ड बाय चार्ज। ये भी एक बात याद रखें, क्योंकि यहां भी हम न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी वेरीफाई करते हैं बाय कूलम्ब्स लॉ। तीसरा जो आपको है वेक्टर फॉर्म में, इसके बाद आप ये जो चार्ज के दरमियान फोर्स आया कूलम्ब्स लॉ, इसके बाद आप इसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इस अगर हमारे पास चार्ज Q है, अब ये चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बस ये आपका एक पोर्शन आता है, साथ में आता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी, एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये आता है एक सब यूनिट। ये एक सब यूनिट बनता है आपका, जिसमें आप सिर्फ चार्ज, उसकी प्रॉपर्टी में ये 3 क्वेश्चंस आप पढ़ते हैं, और न्यूमेरिकल भी आती है, क्वांटाइजेशन में न्यूमेरिकल्स भी आती है, और उसमें आप पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स में आता है स्केलर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म, और इसमें आता है पुशन वेक्टर और न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी के साथ रिलेट करना, और आता है इस एक चार्ज, सिंगल चार्ज, या कभी बॉडी ऑफ चार्ज को भी हम पॉइंट चार्ज ही कहते हैं, जरूरी नहीं है। तो हम फिर पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और यहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये एक सब यूनिट आता है। इसके बाद पढ़ते हैं हम डाइपोल। डाइपोल बना होता है 2 अपोजिट चार्जेस का। अब चूंकि मैंने कहा कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करते हैं, तो हम फिर यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज पढ़ते हैं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज पढ़ते हैं। ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। चार्जेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं, ये एक चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, ये अपना चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा। उनका जो सम है वो अलजेब्रिक सम नहीं होता, वो वेक्टर सम होता है। तो इसका मतलब है ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टोरियली ऐड होगा। इसके 2 क्वेश्चंस है, एक है एक्सियल लाइन वाला, एक्सियल लाइन, और दूसरा है इक्वेटोरियल लाइन। ये 2 क्वेश्चंस बन जाते हैं। डाइपोल मेरे पास अपोजिट चार्ज, ये चार्ज हम कहते हैं कि इस डाइपोल ने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, हम डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट कर पाते। हम इसको पॉइंट चार्ज मानते हैं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, फिर इसको पॉइंट चार्ज मानते हैं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, फिर उन्हें वेक्टर सम करते हैं। और वो वेक्टर सम जो तरीके हैं वो 2 तरीके हैं, एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन। ये हमने डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया। इसके बाद और 2 क्वेश्चंस आते हैं इसके, कि हम इसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल देते हैं, प्लेसिंग द डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें 2 क्वेश्चंस और बन जाते हैं। एक बनता है पोटेंशियल एनर्जी वाला, कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी इसकी, और टॉर्क ऑफ ए डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इस वाले पोर्शन में 4 क्वेश्चन आपके पास बनते हैं। एक, व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, डेफिनेशन इसकी, डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। हुए 2 क्वेश्चन। फिर इसी डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया, प्लेसिंग डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसमें एक हम क्या करते हैं कैलकुलेट, एक टॉर्क कैलकुलेट करते हैं और एक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। ये बनता है हमारा दूसरा सब यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ये 2 सब यूनिट जो बनते हैं इसकी आप अब आप याद रख सकते हैं कि इस वाले सबसेट में आपको क्या क्या याद करना है, कौन कौन सा क्वेश्चन है, कौन किस टाइप का नोट है, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस किस पैटर्न के आ सकते हैं जब आप डिटेल में स्टडी करेंगे। और जब आप ये पोस्ट स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा इनमें 4 क्वेश्चन है, मेजर क्वेश्चन 4 कौन से हैं। एक, डाइपोल, व्हाट इज डाइपोल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। थर्ड, प्लेसिंग डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें कौन सा क्वेश्चन आ जाए, आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करो उस डाइपोल की जो आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया। यहां आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल कितना दे देगा वो कैलकुलेट किया। यहां आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल डाल रहे हो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल फील्ड कहां से आ गया उसका कंसर्न नहीं है आपको, आप एक उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देनी है। और फिर टॉर्क कितना प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये एक दूसरा सब यूनिट आ जाता है, ये यहां तक आप नोट करें। इसके बाद हमारा तीसरा सब यूनिट जो इसमें आ जाता है, तेज तेज बता दूंगा ताकि हम सिलेबस की तरफ चले जाएं। इसके बाद अगर हम
में दो डाइपोल था, इसके दो चार्जेस थे डाइपोल में, हमने एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया, दूसरे का भी कैलकुलेट किया, फिर हमें वेक्टर सम करना पड़ा। इसी तरह से अगर हमारे पास तीन चार्जेस होंगे तो हमें तीन का अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, फिर वेक्टर सम करना है, तो वो कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। फिर एक सिस्टम पे, एक पूरे बॉडी पे आप कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हो, उसके लिए गासेस लॉ है। फिर गासेस लॉ ये सिखाता है हमें आप किसी भी सिमेट्रिक बॉडी पे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, या कोई भी बॉडी हो आप उसको स्मॉल पार्ट्स करके फिर कैलकुलस इस्तेमाल करके आप, अगर आपकी बॉडी ऐसी है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आप कैलकुलेट करते हैं, आप फिर इसको छोटे छोटे पार्ट्स में, स्मॉल पार्ट्स ऑफ ईच ऑफ एरिया ds, और फिर गासेस लॉ की मदद से आप इस पूरे एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर पाते हो। यानी गासेस लॉ एक सिमेट्रिक सिस्टम या कंटिन्यूअस बॉडी पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें सिखाता है कैसे कैलकुलेट करना है। इसके अलावा मेजर तीन क्वेश्चंस है, एक है लाइन चार्ज डेंसिटी, जिसको और भी कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और थर्ड है एक है क्वेश्चन लाइन चार्ज डेंसिटी, दूसरा है हमें थिन शीट पे कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, और चौथा है स्फीयर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। स्फीयर पे हमारे पास कंडीशन होती है r ग्रेटर देन r, r इक्वल टू r, r लेस देन r, ये कंडीशन होती है इस क्वेश्चन की। ये जो है ये पहला वाला, ये एप्लीकेशन है लीनियर चार्ज की, लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि चार्ज पर लेंथ। ये है सरफेस चार्ज की एप्लीकेशन, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की एप्लीकेशन। यानी कि गासेस लॉ हम जब पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम, क्योंकि जब हमने डाइपोल पढ़ा था तब हम दो चार्जेस के से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है हमने वेक्टर सम किया, यानी कि हमने कहा तीन चार्ज होंगे, चार चार्ज होंगे, तो हमारा वेक्टर सम जो है वो कंप्लीट बनेगा। तो गासेस लॉ ने फिर कूलम्ब्स लॉ को मॉडिफाई किया और उसने सिमेट्रिक बॉडीज पे इजीली कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, उसने वो कुछ मेथड्स दिए हैं जो हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसने फिर कहा कि हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि अगर चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट लेंथ को लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी को चार्ज पर यूनिट एरिया भी कहते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम भी कहते हैं। इसकी जो एप्लीकेशन है लीनियर चार्ज डेंसिटी की, वो है लाइन चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी की जो एप्लीकेशन है वो है थिन शीट, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की जो एप्लीकेशन है वो है स्फीयर। और स्फीयर के खुद तीन केसेस है, r ग्रेटर देन r, r इक्वल टू r, यानी गाउसियन सरफेस कहां पे डालनी है। तो ये है गासेस लॉ। इसके ये अब अलग सब यूनिट बन गया, तीसरा सब यूनिट, दो तो आ गए, ये तीसरा आ गया। अब बाद में आप पढ़ते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और चौथा जो लास्ट में आता है वो है कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स हमें सिखाता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कैलकुलेट किया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एनर्जी को हम कैसे स्टोर करते हैं। यानी कैपेसिटी में एक क्षमता होती है, वो एनर्जी स्टोर करता है, लेकिन एनर्जी कैसे स्टोर करेगा, वो काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं करेगा, वो एनर्जी स्टोर करेगा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, जैसे हमारी बॉडी जो मोशन में होगी हम लिखते हैं 1/2 mv² बिकॉज ऑफ मोशन। अगर बॉडी एट सम हाइट होगी हम लिखते हैं mgh बिकॉज हाइट, बिकॉज चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन की वजह से जो एनर्जी वो पोटेंशियल एनर्जी है, चेंज इन मोशन की वजह से जो एनर्जी है विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। इसी तरह से हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो एनर्जी है वो हमारे पास कितनी है, हम उसे कैसे स्टोर करते हैं, हम उसे फिर कैपेसिटर में सिखाता है कि एनर्जी स्टोरेज कैसे होता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब है, मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस चैप्टर का मेन मकसद है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन सिखाना। उसके लिए हमें पहले फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज को सीखना पड़ेगा। चलिए अब हम चार्ज के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे और सिलेबस 1 by 1
क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे विद एक्सप्रेशन एंड डिटेल्ड इंटरप्रिटेशन, और पॉसिबली हम न्यूमेरिकल सेशन भी रख लेंगे जिसमें हम कुछ बेसिक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो अभी आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अक्सर हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। रेस्ट मुझे नहीं लग रहा है कि रेस्ट टर्म इंट्रोड्यूस करना ठीक है, क्योंकि रेस्ट इज अ रिलेटिव वर्ड। कोई भी चीज रेस्ट में नहीं है, इज अ रिलेटिव टर्म। you may be in rest with respect to one thing, but same time you are supposed to be in motion with respect to another thing. So rest is a related term. So better रहेगा कि हम stationary word इस्तेमाल करेंगे, charges और stationary charges के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है स्टेशनरी चार्जेस के बारे में बात करना। अब से फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात आती है, वो थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट, डीप होगा ज़्यादा, तो ऊपर से हम फिलहाल याद रखेंगे कि द चार्जेस विच आर स्टेशनरी मीन्स विच आर ईदर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और आर रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू सम अदर थिंग, यानी कि रिलेटिव टर्म। रेस्ट जो है वहाँ पे है रिलेटिव टर्म है, वो एक दूसरे के साथ रेस्ट में होंगे लेकिन ओवरऑल मोशन में होंगे। और स्टेशनरी का मतलब है कि दे आर मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो हम यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं। चार्जेस, चार्जेस, स्टैटिक मीन्स स्टेशनरी, those charges which are stationary is known as electrostatics. अब सिंपली जो डिस्कशन है वो चार्ज के बारे में है। अब एक बात याद रख ले, जहां चार्ज है, जहां मास होगा वहां चार्ज होगा, बस। जहां भी मास है वहां चार्ज है। wherever there is mass there is charge. मास भी एक प्रॉपर्टी है, चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है। चार्ज इज a property by virtue of which materials interact with another. चार्ज, मास भी प्रॉपर्टी है। मास क्यों है? मास है, कुछ चीजें हैं जो हमें लेनी है, हाँ मास है। चार्ज क्या है? चार्ज भी प्रॉपर्टी है मटेरियल की, बाय वर्च्यू ऑफ विच मटेरियल्स इंटरैक्ट विद वन अदर। मटेरियल जो है वो इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन चार्ज के हमें पता है, चार्ज के हमारे पास दो टाइप्स है। अब नॉमेनक्लेचर क्या है? नॉमेनक्लेचर में रखा गया है कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। चार्ज से हम मटेरियल इंटरैक्शन को, जो मटेरियल के अंदर में इंटरैक्शन होती है, वो स्टडी करते हैं। और नॉमेनक्लेचरली चार्ज एक प्रॉपर्टी है, और नॉमेनक्लेचर हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अब चार्ज की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। उससे पहले कि हम चार्ज की प्रॉपर्टीज उसे करें, हम पहले चार्ज को समझने की कोशिश करेंगे। चार्ज है क्या और चार्ज हमारे पास कितना है? लेवेस्ट पॉसिबल चार्ज। लेवेस्ट पॉसिबल चार्ज जो हमारे पास है, लेवेस्ट पॉसिबल चार्ज इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। द लेवेस्ट पॉसिबल चार्ज इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको पता है ये एक एटम जो है वो न्यूक्लियस का बना हुआ होता है, और जो मेजर पोर्शन होता है उसके न्यूक्लियस काफी हाई डेंस होता है, और जो मेजर पोर्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स बैठे होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है उसका जो चार्ज है वह लेवेस्ट पॉसिबल, दैट इज -1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। और न्यूक्लियस के अंदर दो और पार्टिकल्स होते हैं, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। और प्रोटॉन का चार्ज रखा गया है +1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। ये सब बच्चों को पता होगा, ये आपको भी पता होगा। लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन के मामले में हम इससे नीचे नहीं जा सकते हैं, बस यहां पे हम रुक जाते हैं, इससे नीचे नहीं जा सकते।
लेकिन प्रोटॉन के मामले में हमें थोड़ा, जब प्रोटॉन की स्टडी की गई तो प्रोटॉन और पार्टिकल्स का बना हुआ है, क्वार्क्स का। अब मुझे बताना है कि हम प्रोटॉन को 1.6 -19 कूलम चार्ज रखते हैं और यहां से बताता है कि प्रोटॉन क्वार्क्स का भी बना हुआ होता है, और इलेक्ट्रॉन पे हम रुक जाते हैं, इलेक्ट्रॉन के नीचे हम नहीं जा पाते हैं अंदर मजीद इंटीरियर में। लेकिन प्रोटॉन के इंटीरियर में पार्टिकल्स है, वो है क्वार्क्स। और प्रोटॉन जो बना हुआ क्वार्क्स की मैं सिर्फ 3 टाइप्स बता दूंगा। हमारे पास 3 क्वार्क्स है, एक है अप, एक है डाउन और एक है स्ट्रेंज। और ये क्वार्क्स जो है, इनका जो चार्ज है वो फ्रैक्शनल है, यानी कि इसका वैल्यू है 1, इसका अप का है 2/3 प्लस माइनस, और डाउन का भी है प्लस माइनस -1/3, ऐसे लिखो आप, प्लस माइनस 1/3 या 2/3 डाउन कर। प्रोटॉन का चार्ज मैंने कहा इट्स इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, और क्वार्क है उसका चार्ज ये है, ये फ्रैक्शनल है, और इसको हम क्वांटाइजर कहते हैं। इसको हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। फिलहाल मुझे लिखना था कि बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज जो है, द बेस्ट पॉसिबल चार्ज जो है, वो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका वैल्यू है -1.6 × 10⁻⁹ कूलम, और जो प्रोटॉन का चार्ज है वो है +1.6 × 10⁻⁹ कूलम। और मैंने फर्दर कहा कि फर्दर जो प्रोटॉन है वो क्वार्क्स का बना हुआ है। हमारे पास जो 3 क्वार्क्स है, अप डाउन स्ट्रेंज, और भी क्वार्क्स है, 6 क्वार्क्स है, और उनका जो चार्ज है वो ये है। अब इसका मतलब है कि क्वार्क्स जो बना हुआ है वो एक ही सिंगल क्वार्क का नहीं होगा, वो एक से ज्यादा क्वार्क्स का होगा। मिनिमम 3 क्वार्क्स, मिनिमम प्लस क्वार्क जो है, प्रोटॉन जो है वो 3 क्वार्क्स का बना हुआ है। एक 2/3e, दूसरा 2/3e एंड -1/3e, यानी कि 3, ये अप एक कारक और एक डाउन कारक, ये 3 मिलके हमें देता है एक प्रोटॉन। ये कारक से भी चार्ज है। अब हम बाद में इसको कंटिन्यू करेंगे, फिलहाल हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे जाने वाले हैं। जब मैं क्वांटाइजेशन को डिस्कस करूंगा तब मैं कुछ टर्म्स इसमें और डिस्कस करने वाला हूं क्वार्क्स के रिलेटेड। सो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में पहला क्या आएगा, अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, अगर इसने यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, एक चार्ज किया रिलीज इलेक्ट्रॉन, तो ये m डैश जो है इसका मास m से ग्रेटर होगा। निग्लिजिबली मास बढ़ेगा, वो निग्लिजिबल किया जाता है लेकिन मास बढ़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, चार्ज एक यहां से निकला इस बॉडी में गया, तो इसका मतलब है m डैश का मास m से ज्यादा होगा। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से आया और इसमें चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया इलेक्ट्रॉन, तो इसका मास ज्यादा होगा। यहां पे इसका जो मास है m का, यानी कि अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो आपका मास ग्रेटर हो जाता है, और अगर आपका एक पॉजिटिव चार्ज ऐड हो जाता है तो आपका मास कम हो जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से आपका मास इंक्रीज हो जाता है, और पॉजिटिव चार्ज के ऐड होने से आपका मास डिक्रीज हो जाता है। ये एक, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता ही है, वो मास तो यहां से यहां ट्रांसफर हुआ, तो आपके बॉडी का जो इनिशियल मास है वो इससे कम हुआ। और अगर किसी ने पॉजिटिव चार्ज गेन किया, और कोई अगर ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज गेन करती है, तो इसका मतलब है इसका भी मास कम होगा। यहां इसका मास ज्यादा हुआ, अगर इसका मास में m डबल डैश मानूंगा तो m डबल डैश विल बी लेस देन m। यानी कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज गेन करता है तो फाइनल मास जो होगा इसका दैट विल बी लेस देन m, और अगर ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इसका मास ग्रेटर देन होगा इस बॉडी के। यानी कि पॉजिटिव चार्ज हासिल करने से मास कम हो जाता है,
और नेगेटिव चार्ज गेन करने से मास बढ़ जाता है, ये आप याद रखें। अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हमें क्या आता है, पहले आता है चार्जेस आर एडेड एल्जेब्रिकली। पहली प्रॉपर्टी है चार्ज का जो एडिशन वो एल्जेब्रिक एडिशन है। अब मैंने कहा इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन देगा, चार्ज। लेकिन जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एड वेक्टर होता है, और खुद चार्ज का जो एडिशन होता है वो स्केलर होता है, यानी कि एल्जेब्रिक होता है। खुद चार्जेस का एडिशन जो है वो एल्जेब्रिक है, और लेकिन चार्ज जो फोर्स प्रोड्यूस करेगा या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उनका जो एडिशन है वो वेक्टोरियल एडिशन है। When you are adding the charges, you can add up charges algebraically, while adding up the force or the electric field produced by those very charges, then you have to add them vectorially. So ये याद रखना चाहिए, अगर आपके सिस्टम में किसी जगह +7 चार्जेस है और +3 चार्जेस है, इनका एडिशन होगा और टोटल चार्ज होगा वो 10E हो। अगर किसी सिस्टम में 7E होगा, -3E होगा, +2E होगा, -5E होगा, इनका जो एडिशन होगा वो सीधे होगा 7 + 2 = 9, -3 6 +6 -5E +1। अगर किसी सिस्टम में आपका +3 = -3E है, नेट चार्ज होगी 0, और यहाँ +1E चार्ज होगा, यहाँ 10E चार्ज होगा, मैग्नीट्यूड ये +10E होगा, चार्ज +10E, और यहाँ पे 7 और 2 9 हो गए, -3 6 -5 इज +1 चार्ज। यहाँ का चार्ज +1 होगा, यहाँ का +10 होगा, और यहाँ पे चार्ज बॉडी न्यूट्रल होगी, 0 चार्ज। अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि अगर आपके पास न्यूट्रल बॉडी होगी जिसका चार्ज 0 होगा, मतलब चार्ज इज 0 डजंट मीन देयर इज नो चार्ज। Q = 0 मीन्स नेट चार्ज इज 0। जब नेट चार्ज 0 होगा, इसका ये कतन मतलब नहीं है कि चिप बॉडी के अंदर चार्ज नहीं, इसका मतलब है वहां जितने प्लस चार्ज है उतने ही माइनस चार्ज है। 0 को आप ऐसे भी समझ सकते हो, 0 का मतलब होता है कि एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर जितने पॉजिटिव्स है उतने ही नेगेटिव्स भी है। इसी तरह से कोई न्यूट्रल बॉडी अगर होगी, न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जितने पॉजिटिव चार्जेस है उतने ही इक्वली नेगेटिव चार्जेस है, तो बॉडी सिस्टम जो सिस्टम है वो न्यूट्रल है। इसी तरह से एटम न्यूट्रल होता है, नेट चार्ज Q = 0, लेकिन उसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, उनकी चार्जेस नेट चार्ज = 0 होती है। तो ये है एक प्रॉपर्टी की चार्जेस आर एडेड एल्जेब्रिकली। इसके बाद दूसरा है कंजर्वेशन लॉ, जो आप जानते हो, कंजर्वेशन लॉ, कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन लॉ क्या है कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। वो तो पढ़ते आए हुए हैं, पता भी है कि चार्ज आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं। जितना भी यूनिवर्स है, सेट है, चार्ज जितने भी हैं बराबर हैं। हाँ, चार्ज की एक और प्रॉपर्टी है, ट्रांसफरेबल है कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाती है, आपकी केमिकल रिएक्शन हो जाती है। आपका H पॉजिटिव NaHCl, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, या आपका NaCl + H2O NaOH + HCl, इधर उधर चार्ज इंटरचेंज हो जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह हो जाएगा, कंपोजिशन चेंज करेगा, लेकिन जो नेट चार्ज जब आप देखेंगे वो कांस्टेंट होगी। अगर आप न्यूक्लियर फिजिक्स रेडियो एक्टिविटी की बात देखेंगे, यूरेनियम 92 238, ये जब ब्रेक हो जाता है वो थोरियम दे देगा 90 234, और एक हीलियम न्यूक्लियर दे देगा। ये हीलियम न्यूक्लियर है, ये थोरियम है, और ये यूरेनियम है। अब देख रहे 238 234 + 4 is 238, 92 90 + 2 is 92। तो ये यूरेनियम ब्रेक हुआ थोरियम में और हीलियम न्यूक्लियाई में। तो चार्ज जितने भी हैं वो सेम है, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को मेंटेन किया है। या अगर आपका एक और एग्जांपल है, आपका गामा जो है
पेयर प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिट्रॉन यानी कि एंटी इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में क्रिएट हो जाता है, करता है। नेट चार्ज देखो, इसकी चार्ज जो चार्ज है नेट है 0, यहाँ +1 है -1, इनको ऐड करो, +1 -1 0, तो यहाँ भी चार्ज 0 है, यहाँ भी चार्ज 0 है, तो चार्ज रिमेन्स सेम। अगर आप इनका पेयर प्रोडक्शन का एनिलेशन देखेंगे, ये पेयर प्रोडक्शन है, ये एग्जांपल्स है कंजर्वेशन लॉ की। और अगर एनिलेशन देखिए उसमें E1 E नेगेटिव आपको देता है गामा प्लस गामा, यहाँ गामा 2 आ गई, इससे कोई फर्क नहीं है, मैग्नीट्यूड है गामा का, एनर्जी है, एनर्जी पैकेट है, लेकिन हमें चार्ज देखना है। यहाँ +1 है, +1 चार्ज, यहाँ -1 है, दोनों का चार्ज 0 होगा, न्यूट्रल ऑलरेडी है, ये भी न्यूट्रल है, नेट चार्ज 0, तो यहाँ से भी चार्ज 0 है, यहाँ से भी चार्ज 0 है। तो ये सेकेंड एग्जाम्पल है जो भी आ सकती है। इसी तरह से आप यूरेनियम का फिशन प्रोसेस दिखा सकते हो, आप फ्यूजन प्रोसेस दिखा सकते हो। H12 plus H12 gives He24, या H12 plus H12 gives He23 plus एक न्यूट्रॉन, एक एक 2, यहाँ 2 आ गए, 2 2 4, 3 और 1 हुए 4 हो गए। ये न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस है, फिशन प्रोसेस से भी आप कंजर्वेशन लॉ को दिखा सकते हो, सॉरी फ्यूजन प्रोसेस है, फ्यूजन प्रोसेस भी दिखा सकते हो आप, फिशन प्रोसेस से भी दिखा सकते हो आप, पेयर प्रोडक्शन से भी दिखा सकते हो आप, एनिलेशन भी से भी दिखा सकती है, कंजर्वेशन लॉ के एग्जांपल्स है। इसके बाद जो तीसरी प्रॉपर्टी है चार्जेस की, फिलहाल हम लेवल फर्स्ट फिजिक्स डिस्कस करते हैं, इसके बाद हम थोड़ा और नीचे जा सकते हैं बाकी चीजों को। इसके बाद है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये चार्ज क्वांटाइजेशन का मतलब है कि चार्ज एक जैसे आप कोई भी चीज ले लो, एक फ्रैक्शनल फॉर्म में चार्ज नहीं है। हमने कहा कि लोवेस्ट फॉर्म ऑफ लोवेस्ट पॉसिबल चार्ज है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपने कहीं ट्रांसफर करना है चार्ज, तो आपने इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। जैसे आपको एक सिस्टम से, यहाँ ए सिस्टम से आपको 20 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने हैं, तो आप 1 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, 1 E, एल्जेब्रिक वैल्यू 1, न्यूमेरिकल वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू टाइम्स E, टाइम्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोवेस्ट पॉसिबल चार्ज जो पैकेट है वो E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो दैट्स सॉर्ट ऑफ पैकेट, वो उस पैकेट को हम ब्रेक नहीं कर सकते, वो पैकेट आपको देने हैं 1 या 2 या 3। अगर 10 चार्ज ट्रांसफर किए तो ए से बी, तो यू राइट 10 टाइम्स E। अगर आपने 100 कर दिए ट्रांसफर, 100 टाइम्स E। सो इसी तरह आपने n टाइम्स किए, यू राइट n टाइम्स E गिव्स द टोटल चार्ज। सो Q is equal to NE, the charge quantization, that you can transfer the charge as an integral multiple of charge of electron। यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास एक मखसूस वैल्यू है, उसी पर्टिकुलर वैल्यू को लेकर आपने काउंट करना है, 1 चाहिए या 2 चाहिए या 3 चाहिए। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं 3.5 टाइम्स E, ऐसा नहीं होगा, ये फ्रैक्शनल है। हाँ, n टाइम्स E। E का वैल्यू पता है, देयर इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो Q इज इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10 रेज पावर -19 कूलम। तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। n अगर आप मैं कहूँगा कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में 10 चार्जेस जा रहे हैं, 10 नंबर ऑफ चार्जेस जा रहे हैं, n इज नंबर ऑफ चार्जेस। यहाँ ध्यान रखें, n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ चार्जेस, तो यहाँ में 10 मल्टीपल करना है। अगर मैं कहूँगा कि 20 नंबर ऑफ पार्टिकल जा रहे हैं, चार्जेस, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल जा रहे हैं, तो 20 मल्टीपल करना है। Q इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 1 में बहुत फर्क है। ये 1 कूलम चार्ज है और ये 1 नंबर ऑफ चार्ज है, नंबर ऑफ पार्टिकल है। इस चीज को कंफ्यूज ना करें। Q is equal to 1 coulomb means 1 coulomb of charge, n is equal to 1 number of particle। अगर मैं यही यहां पे इसको इंटरप्रेट थोड़ा और करूंगा कि कहने का मतलब क्या है एक्चुअल Q1 और N1। Q is equal to NE, जब आप N1 कहेंगे तो Q का मतलब है 1 इंटू E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर -9, सो Q इज इक्वल टू
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सिर्फ एक पार्टिकल ट्रांसफर हुआ, ए से बी तक सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं कहूंगा n is equal to q by e, if I say q is equal to 1 coulomb, then I can write n is equal to q is equal to 1 coulomb. There's 1 e charge of electron is 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. n is equal to, ये ऊपर जाएगा 10⁻⁻19 प्लस 19, ये 1 divided 1.6 is 0.625. So n is equal to 6.25 into 10⁻19 particles पास जाएंगे। यानी अगर मैं A से B तक 1 coulomb of charge जा रहा है, 1 coulomb of charge, if A से B 1 coulomb of charge जा रहा है, that means 10⁻18 particles जा रहे हैं। अगर मैं कहूंगा कि A से B n1 जा रहा है, चार्ज 1 जा रहा है, चार्ज पार्टिकल 1 जा रहा है, तो चार्ज 1.6 19 कूलम जा रहा है। Q1 और N1 में फर्क है। जब आप कहेंगे N1 तो एक पार्टिकल जाता है, जब आप कहेंगे 1 कूलम ऑफ चार्ज पास फ्रॉम A टू B तो आपने 10⁻18 पार्टिकल्स, यानी कि यहां से यहां तक 10⁻18 पार्टिकल चले गए। तो ये क्वांटाइजेशन में ध्यान रखना है Q1 और N1 में। अक्सर इसमें कंफ्यूजन रहता है, Q1 में है तो फिर 1 पार्टिकल है। Q is equal to 1 कूलम, चार्ज 1 कूलम का मतलब है 10⁻18 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। N1 का मतलब है कि सिर्फ एक पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल पास हो रहा है। तो इस चीज को ध्यान रखें। और ये था क्वांटाइजेशन का। अब यहां पे जो मैंने स्टार्टिंग में एक बात आदि रखी थी कि प्रोटॉन का जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, चार्ज लिया जाता है और इसका वैल्यू जो है दैट इज 1 + 1.6 टू 10⁻⁻19। और मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है दैट इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और मैंने कहा कि दुनिया में लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू यही है। तो फिर हमने खुद ही कहा था कि प्रोटॉन जो बना हुआ है वो क्वार्क्स का बना हुआ है, ये वाले क्वार्क्स का। और यहां तो फ्रैक्शनल आ गया 2/3e। प्रोटॉन के अंदर चार्ज तो खुद फ्रैक्शनल आ गए। और हमने क्वांटाइजेशन में कहा कि चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ e। ये तो 2/3 इज नॉट इंटीग्रल मल्टीपल, 2/3 इज नॉट इंटीग्रल मल्टीपल, -1/3 इज नॉट इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल होता है 1 2 3 4 5 गोइंग ऑन, फ्रैक्शन नहीं आता। 2/3 इज अ फ्रैक्शन, 2/3 इज फ्रैक्शन। लेकिन यहां एक खास बात है कि थ्योरेटिकली देखा गया है कि क्वार्क इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं होता है, मिनिमम 3 क्वार्क्स मिलते हैं तब जाके प्रोटॉन बनता है। और जब हम इनको ऐड करेंगे दैट विल बिकम द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अगर आप इसको, यानी कि क्वार्क इंडिविजुअली, क्वार्क अलग तौर पर एग्जिस्ट नहीं करता है, क्वार्क 3 मिलकर एग्जिस्ट करता है, थ्योरेटिकली इट हैज बीन फाउंड। और जब हम सम करेंगे इस टोटल का, यानी कि इन 3 का, यानी कि अप और डाउन क्वार्क जब ये मिल जाएंगे, अप एंड डाउन क्वार्क जब मिलेंगे तब बनेगा प्रोटॉन। यानी कि प्रोटॉन की जो चार्ज है वो ये है। और हमें देखना है कि यहां बराबर ही चार्ज आएगा, जैसे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज। जब मैं प्रोटॉन को, चार्ज को, इन क्वार्क्स को ऐड करूंगा, ये बनेगा 2/3e प्लस 2/3e, यहां -1/3e। e कॉमन निकाल दो, 2/3e प्लस 2/3e -1/3e। e comes out to be equal to 1 और 3, 2 + 2 - 1. This becomes equal to 2 to the 4 - 1 is 3/3. That's e into 3/3, 3 3 cancel. That is positive charge e, which is charge of proton. इसी तरह से यानी कि प्रोटॉन अंदर बना हुआ है खुद पार्टिकल्स का, क्वार्क पार्टिकल्स का, और क्वार्क पार्टिकल्स में फ्रैक्शनल चार्ज है, लेकिन इंडिविजुअल क्वार्क पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं होता। अगर तो फिर ये एलिमेंट्री पार्टिकल बनता, यानी कि बेसिक पार्टिकल अगर बनता तो फिर इंडिविजुअली बनता ये, तो इसके अंदर फ्रैक्शनल चार्ज थी, लेकिन ये इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करता है। ये तीन मिलके एग्जिस्ट हो जाते हैं। तब जब उनकी चार्ज जो ऐड करते हैं हम, टोटल अलजेब्रिक ऐड करते हैं, वो बनता है चार्ज ऑफ proton. So proton is composed of these 3 quarks, 2 up and 1 down. Although the quarks are made up of fractional charges,
but when we add them up algebraically, we get the total charge of proton. Hence, the proton is made up of 3 quarks. और फिर भी हम उसी पे आगे, यानी कि lowest possible charge ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ से आप कुछ न्यूमेरिकल्स भी करके इसको मजीद समझ सकते हैं। इसके बाद जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वो है इनवेरिएंस। यानी कि चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है, वो किसी भी फ्रेम में डाल दो, उसके मैग्नीट्यूड पे कोई असर नहीं आने वाला है। आप रोटेटिंग फ्रेम में डालो, ट्रांसलेटेड फ्रेम में डालो, उसको वेलोसिटी बढ़ाओ, चार्ज की जितनी भी आप वेलोसिटी बढ़ाओ, रिलेटिविस्टिक मोड में बढ़ाओ, तो उसकी कोई भी चार्ज का मैग्नीट्यूड वैल्यू चेंज नहीं होने वाला है, वो इनवेरिएंट रहेगा। दैट्स कॉल्ड चार्ज इनवेरिएंस। इसको हम चार्ज इनवेरिएंस बोलते हैं कि चार्ज की प्रॉपर्टी पे, चार्ज पे कोई असर नहीं आएगा अगर आप चार्ज ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी भी इंक्रीज करेंगे, या आप किसी भी जगह उसे पानी में रखें, किसी भी सिस्टम में रखें, किसी भी फ्रेम में डाल दें, या किसी भी मीडियम में डाल दें, तो चार्ज की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होने वाली है। दैट्स नोन एज चार्ज इनवेरिएंस। और ये था प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, उसमें हम इंडक्शन और फ्रिक्शनल चार्ज कैसे प्रोड्यूस हो जाते हैं, दैट विल बी नेक्स्ट सेशन। थैंक यू वेरी मच।